नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की बर्बादी ने दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी है। इसने 2008 में लीमन ब्रदर्स के संकट के बाद के खौफनाक यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। स्टार्टअप वर्ल्ड और शेयर बाजारों में बेचैनी साफ दिख रही है। हमारे देश में भी स्टार्टअप्स पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन ये आशंका कितनी सही है? इससे निपटने के लिए अमेरिकी सरकार जो एक्शन दिखा रही है, क्या उससे कुछ पॉजिटिव असर हो पाएगा? इस शो में करेंगे इस पर चर्चा। सिलिकॉन वैली बैंक संकट का हम पर यानी कि भारत पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या देर हो गई है या अब भी कुछ किया जा सकता है? चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर सिलिकॉन वैली बैंक डूबा कैसे। तो चलिए हम सिलसिलेवार ये कहानी आपको सुना देते हैं। दरअसल कोरोना के बाद सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2020 के जो डिपॉजिट 60 अरब डॉलर था, वो 2022 में बढ़कर 170 अरब डॉलर का हो गया। बैंक ने भी बहुत सेफ फैसला लेते हुए डिपॉजिट को यूएस बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज में निवेश किया, मगर ये फैसला ही मौजूदा दौर में गलत साबित हो गया। महंगाई से निपटने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ाता गया। इससे बॉन्ड की यील्ड बढ़ी और वैल्यू गिर गई। दूसरी तरफ यूएस में ब्याज दरें बढ़ाने से टेक और आईटी कंपनियों को भी लिक्विडिटी की दिक्कतें बढ़ने लगी। कुछ बड़ी कंपनियों ने बड़ी तादाद में बैंक से पैसे निकालने शुरू किए। लिक्विडिटी के इस दबाव से निपटने के लिए बैंक ने 21 अरब डॉलर के बॉन्ड डिस्काउंट में बेचे, मगर इसमें बैंक को $2.25 अरब का घाटा हो गया। इस 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के घाटे की भरपाई के लिए बैंक ने $2.25 अरब के शेयर बेचने का फैसला किया, मगर इस बीच बैंक को लिक्विडिटी की दिक्कत हुई और उसे भारी घाटा हुआ। ये खबर बाजार में फैल गई। घाटे और लिक्विडिटी की किल्लत की खबरों से ग्राहकों में हड़कंप मच गया। वेंचर कैपिटल कंपनियों की सलाह पर स्टार्टअप्स ने बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए, मगर एक दिन यानी 9 मार्च को गुरुवार के दिन ग्राहकों ने $42 अरब निकाले। उसी दिन बैंक का शेयर 60% टूट गया। इसके अगले ही दिन अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने बैंक को टेक ओवर कर लिया। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सभी डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं, पैसे निकालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यही नहीं, एसवीबी के लिए खरीदार की तलाश भी शुरू हो गई है। इस बीच बैंक के ब्रिटेन सब्सिडरी को एचएसबीसी ने महज £1 यानी 99 रुपए में खरीद लिया। हमारे लिए भी इसे लेकर कुछ चिंता है। देश के करीब 1000 स्टार्टअप्स का एसवीबी में एक्सपोजर है। हालांकि 2011 के बाद इसने भारत में कोई बड़ा निवेश नहीं किया है, मगर एसीसीएल, सेक्वाया, सॉफ्ट बैंक से फंडिंग वाले कई स्टार्टअप्स का एसवीबी में डिपॉजिट है। एसवीबी ने सीधे करीब 21 भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया हुआ है। हमारी सरकार भी इस संकट से निपटने के लिए एक्शन मोड में है। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर स्टार्टअप से मुलाकात कर रहे हैं। पहले से मंदी की आशंका से जूझ रही अर्थव्यवस्थाओं में एसवीबी संकट तनाव तो बढ़ाएगा ही, साथ ही स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को भी इससे झटका लगेगा। स्टार्टअप्स पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े एम्प्लॉयर बनकर उभरे हैं। ऐसे में इन पर संकट आम आदमी के लिए बड़ा संकट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस चर्चा के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रखे हैं अजय बग्गा सर, जो कि चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है अशांक देसाई सर, फाउंडर एंड सीईओ है मास्टेक और नैसकॉम के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। देसाई सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ है रितेश मलिक, फाउंडर हैं इनोवेट और एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रितेश आपका भी हमारे शो पर। बग्गा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। अभी ताज़ा जो हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसा उसके मुताबिक थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में तो दिख रही है। सरकार ने एक्वायर वहाँ पर कर लिया है, भरोसा भी जताया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं पर यह संकट ठीक होने की स्थिति में है या स्थिति वैसी ही है जैसी 9 तारीख यानी कि बुधवार की थी? सर नहीं, स्थिति काफी बेहतर है क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बैकस्टॉप लगाया है और जो उन्होंने गारंटी दी है, सारे डिपॉजिट्स की गारंटी दी है। तो देखिए, बैंकिंग ट्रस्ट पर चलता है। आप मात्र 12 से 14% कैपिटल लाते हैं, बाकी डिपॉजिट्स होते हैं, उसके बेसिस पे आप लोन्स देते हैं। तो बैंकिंग जो चलता है ट्रस्ट पे चलता है और कोई भी बैंक सक्षम नहीं है कि अगर
बहुत सारे डिपॉजिटर्स एकदम से पैसा मांगने आ जाए तो उनको सर्विस कर पाए। तो ट्रस्ट बढ़ाया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने। ऑन द ग्राउंड बहुत ठोस एक ऑफर दी है। तो ऑफर क्या है कि फेड रिजर्व आपके पास जितने बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरीज हैं या मॉर्गेज के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो भी बॉन्ड्स हैं, वो बैंक्स ऑफर कर सकते हैं फेड को। 1 साल के लिए लोन दिया जाएगा, 1 साल के OIS लेवल प्लस 10 बेसिस पॉइंट पे, तो 4 से 5% की लेवल पे लोन मिलेगा। और वो सबसे अच्छी बात है दीपक कि वो पार वैल्यू पे मिलेगा। तो आज के दिन में अमेरिकन बैंक्स का $620 बिलियन का अनरियलाइज घाटा है, जो उनके फुटनोट्स में पड़ा है पर P&L में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मार्केट को इसी का डर है कि अगर ये आ गया तो बैंकिंग का कैपिटल कितना है, $2.2 ट्रिलियन। बट काफी ऐसे बैंक्स हैं जिनका कैपिटल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक का क्या प्रॉब्लम था, 2.5 करोड़ का कैपिटल था, 1.8 करोड़ का उनका घाटा आ गया। और अगर बाकी को वो लिक्विडेट करने जाते तो 15 बिलियन का और लॉस पड़ा हुआ था अनअकाउंटेड। तो कैपिटल बिल्कुल खत्म हो रहा था, इसलिए बैंक रन हो गया। तो ये बहुत अहम मूव किया है अमेरिकन सरकार ने। बट अभी क्या है कि रिस्क ऑफ है, सेंटिमेंट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है इस माहौल में, क्योंकि 200 बिलियन का बैंक अगर बैंकरप्ट होता है, दूसरा सिग्नेचर बैंक 100 बिलियन का बैंकरप्ट होता है, तो इसने सेंटिमेंट बहुत हिला दिया दीपक विश्व भर में। और सब लोग देख रहे हैं। और क्या हुआ है, 282 रेट हाइक हुए पिछले साल। यूरोप में भी रेट हाइक है, कनाडा में भी रेट हाइक है, जापान और चीन को छोड़ के हर जगह रेट हाइक्स हुए हैं। तो लोग कह रहे हैं हमारे बैंक में भी तो ये इशू नहीं है। तो पहले बेचो फिर सोचो, ये माहौल चल रहा है। एब्सोल्युटली सर। इसका आगे अब क्या कोई रिपल इफेक्ट होगा? मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन मैं फटाफट से अशांक सर के पास आना चाहूंगा। अशांक सर, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो कवरेज जो मिल रही है इस पूरी खबर को, वो थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम के नेगेटिव मिल रही है। कहा जा रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को सीरियस डैमेज होगा, वीसी पैसा लगाने से कतराएंगे वगैरह वगैरह। ये आशंका कितनी वाजिब नजर आ रही है सर आपको? देखिए, जो प्रॉब्लम अभी आया है सिलिकॉन वैली बैंक, उसका जीनेसिस जो है, उसका जो रियल रीजन है, वो स्टार्टअप कम्युनिटी का वेंचर फंडिंग जब स्लो डाउन होने लगा और कैश सिस्टम में कम होने लगा, तब स्टार्टअप डिपॉजिटर जो थे उन्होंने सब मनी बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो डिपॉजिटर। और वो डिपॉजिटर्स का रन जो हुआ इस बैंक पे, उसकी वजह से ये सब हो गया है। अभी बात तो ऐसी है कि सिलिकॉन वैली बैंक बाय डेफिनेशन सिलिकॉन वैली में है, तो बहुत सारे मेजर बैंक, बहुत सारे स्टार्टअप वहाँ यूज करते हैं उनको। मगर बात ऐसी है कि आज बहुत स्टार्टअप्स है जो ऑल ओवर यूएस है, और मुझे भी बहुत ऐसे पता है आज स्टार्टअप्स जिन्होंने कोई यूज किया, सिलिकॉन वैली बैंक यूज नहीं किया है, बॉस्टन में है, ऑस्टिन में है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि एक ग्रुप जो है स्टार्टअप का, उनको इम्पैक्ट होगा, जरूर होगा। मुझे भी अभी पता है, आज इंडिया में एक स्टार्टअप है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर उनका बहुत बड़ा अकाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स था सिलिकॉन वैली बैंक में। सर, जो वो अभी तक हुए हैं। भारत के लगभग हजार स्टार्टअप्स का एक्सपोजर बताया जा रहा है सर। 1000 स्टार्टअप का तो मुझे आंकड़ा पता नहीं है, कहां से एस्टिमेट आया है ये। मुझे तो वो जरा ज्यादा ही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेट किए जहां हमारा कोई ताल्लुक रहा है स्टार्टअप से, और उनको पूछा कि कितने यूज कर रहे हैं, तो एक परसेंटेज था, बड़ा छोटा परसेंटेज था। तो पता नहीं 1000 नंबर का, 1000 नंबर है तो बहुत बड़ा है। मगर बात अब ऐसी है कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं, जो पहले भी बात हुई अभी, कि दे हैव सिक्योर्ड दिस लोन्स, और अभी तो फेड ने बात की है कि हम लोन भी देंगे। जो स्टार्टअप का कुछ प्रॉब्लम होगा डिपॉजिट लेना निकालने के लिए, उसको हम लोन भी दे सकते हैं। तो ऐसा, और एलन ने भी बात की थी कल शाम को कि गवर्नमेंट इज एंश्योरिंग दैट इट इज नॉट गोइंग टू
impact any of the depositor startups. All right, तो sir. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज इन फुल कंट्रोल। जी और एक ऐसा भी आंकड़ा आया है कि करीबन 60 to 70% डिपॉजिटर्स का कैश तो सेफ है, आज भी है बैंक में वो, क्योंकि उनके पास कैश करीबन 39 बिलियन कुछ है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बॉन्ड सेल किए हैं एट लॉस ऑफ कोर्स। तो जो कैश जो है अभी उनको देने का वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स ऐसा है। यानी कि आप ये संभावना जता रहे हैं बग्गा सर, और आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि शायद सिचुएशन इससे ज्यादा डिटोरिएट ना हो। लेकिन अभी मैं रितेश के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मलिक, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। आपके सर्किल में क्या बातें हो रही हैं? जो अशांक सर से मैंने पूछा, थोड़ा सा आपसे और छन के मैं एक जवाब चाहता हूं। अब क्या आशंका ये सही है सर कि स्टार्टअप में निवेश अब फूक फूक कर होगा, थोड़ा सा एक डार्क पीरियड स्टार्टअप्स के लिए? देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है लीमन ब्रदर्स क्राइसिस के बाद। मुझे लगता है कि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को अपने आप को वापस देखना पड़ेगा। आप देखिए, जैसे अगर आप हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को अमेरिका से कंपेयर कीजिए, अमेरिका के अंदर 6,950 बैंक्स हैं। वहां पे बैंकिंग लाइसेंस मिलना बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगर आपको याद हो 2020 में जब कोरोना आया था, तब जिसको आप फ्रैक्शनल रिजर्व लिमिट बोलते हैं, जिसमें एक बैंक के पास 10% उनको रखना ही पड़ेगा पैसा अपने बैंक में, उसको 0% कर दिया था। तो अब अमेरिकन बैंक्स, अगर किसी ने $100 डाला तो वो 100 का $100 आगे डिपॉजिट्स में डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अमेरिकन पॉलिसी को देखना पड़ेगा, और जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है और उनके जो $2.5 लाख का जो इंश्योरेंस वो देती है, मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन रेगुलेटरी जो एक प्योर कैपिटलिज्म है अमेरिका में, उसको शायद थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जब हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के इस इवेंट की, मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ा ही स्नोबॉल इवेंट है, और ये बेसिकली रन ऑन द बैंक है, जिसमें आप ये सिलिकॉन वैली बैंक ही नहीं, अगर आज आप हिंदुस्तान के भी किसी भी बैंक के पास जाएंगे और आप सारे डिपॉजिटर्स को बोलेंगे कि आप हमारा सारा पैसा वापस दे दीजिए, तो तुरंत कोई भी पैसा वापस नहीं दे सकता। मैं बहुत बहुत सकारात्मक हूं कि ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आने वाले 1 या 2 हफ्ते की है, और अमेरिकन सरकार को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पे स्टार्टअप्स का पैसा वापस नहीं दिया गया तो मैं आपको यह बता सकता हूं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। और ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 1000 स्टार्टअप तो जरूर होंगे, क्योंकि मेरे नेटवर्क में ही कोई लगभग 50 स्टार्टअप हैं जो इससे गंभीर तरीके से पीड़ित हैं। और अगर आप लास्ट बात ये देखिए स्टार्टअप में जो निवेश है वो कितना कम होगा, लेकिन आप अगर मुझसे पूछे सिलिकॉन वैली बैंक, क्योंकि मैं खुद उस बैंक में होल्डर था, तो मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, ये सबसे फाउंडर फ्रेंडली बैंक है। बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के डेलावेयर सी कॉर्प को ये बैंक हमारे जैसे कंपनीज जो इंडियन में जिनके ऑपरेशंस है, उनको ये बैंकिंग खोलने का अवसर देता है। हमारे के बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग था, और मैं बस यही विश करता हूं कि ये सब एकदम ठीक हो जाए। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा चौंकने वाली बात यही सबको नजर आ रही है कि एक ऐसा बैंक जो बड़ा कंजर्वेटिव भी था, ऐसे नहीं कि अनाप शनाप दे दिया, अच्छा इसका निवेश का मॉडल था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, कहां कमजोरी है? क्या ये वाकई में जो कहा जा रहा है कि फेड ने जो ब्याज दरें बढ़ाई और उसके कारण ये जो स्थिति में आ गए, तो क्या ये फेड की गलती थी? अगर वाकई में ब्याज दरें बढ़ाना जारी रखा बिना सोचे समझे फेड ने, तो फिर आगे अभी 21-22 तारीख को उनकी मीटिंग भी है, तो वहां क्या होगा? क्या फेड के लिए कोई सबक है? बग्गा सर से हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिपल इफेक्ट होंगे, जो मैंने शुरुआत में उनसे पूछा था। और अशांक सर से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे कि अब जॉब्स का क्या होगा। हर कोई कहता है कि जब तक स्टार्टअप है जॉब्स की चिंता मत कीजिए, लेकिन इतना बड़ा धक्का जो लगा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो क्या जॉब मार्केट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा? क्या करना है? तो अमेरिका के एसवीबी बैंक का संकट कितना बड़ा है, कितना घातक है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर,
थोड़ा सा रिपल इफेक्ट तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हर कोई जो है वो तमाम जितने भी विश्लेषण हैं, स्वयंभू, स्वघोषित और जाने माने विश्लेषण भी जो करते हैं, सबके सब एक ही बता रहे हैं कि साहब ये लीमन मूवमेंट है, अब 2008 की मंदी का लौट आया। अब थोड़ा सा आप बताएं, जैसा कि आपने भी बताया कि 200 ये मिला दें और चलो सिग्नेचर को, हालांकि सिग्नेचर का मामला बिल्कुल अलग है, क्रिप्टो का है वो, लेकिन दोनों को अगर फिर भी मिला दें तो भी 300 हो रहा है। लीमन 600 बिलियन का था। क्या हम माने कि वो मोमेंट है या ये सिर्फ ये जो विश्लेषण करता है इनके क्लिक बेट्स ही हैं? नहीं, ये दीपक क्या बदला है कि 2008 के लेसन हमने सीख लिए हैं। 2008 में 1929 के बाद इस तरह का बैंक फेलियर नहीं देखा था, इस तरीके का इतनी जबरदस्त बैंक फेलियर नहीं देखा था। तो एक तो है 2008 के लेसन सीख लिए, तो सेंट्रल बैंक्स, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स बड़ी तेजी से मूव करती हैं। जैसे 2020 में कोविड के टाइम हमने देखा स्टिमुलस आ गया, फिस्कल भी और मॉनेटरी भी। प्रॉब्लम क्या रही है, 2008 में जो रेट काटे गए वो बढ़ाए नहीं गए। दूसरा, जो सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट बढ़ाई गई वो बढ़ती गई, तो अभिमन्यु इफेक्ट हो गया कि आप चक्रव्यूह में घुसते तो गए बट निकलना किसी को नहीं आता था। तो अब $32 ट्रिलियन ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का बैलेंस शीट हो गया है। अब उसको नीचे लाना फिर से लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। सबसे बड़ा कारण यही है, लैक्स रेगुलेशन। बड़ा हल्का रेगुलेशन आपने रखा हुआ था बट स्केल इतना बढ़ गया और ये कंपनियां सक्षम नहीं थी। 200 बिलियन डॉलर अगर आप चला रहे हैं तो बहुत बड़ा बैंक है। आपको ताज्जुब होगा सुन के, 8 महीने तक रिस्क ऑफिसर नहीं था इस बैंक में। सीईओ रिस्क की मीटिंग में बैठ रहे थे। रिस्क ऑफिसर हर वक्त बोर्ड को रिपोर्ट करता है, सीईओ को नहीं करता है। वो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बैंकिंग का। येलो फ्लैग छोड़िए, रेड फ्लैग तो बिल्कुल ही नहीं है यूएस रेगुलेशन में, क्योंकि वो कैपिटलिज्म पे ही चलते हैं। येलो फ्लैग भी नहीं देखे गए कि ऐसा बैंक जो 60 बिलियन से 200 बिलियन बढ़ गया 2 साल में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है कि 40% उसके डिपॉजिट आईपीओ से आ रहे हैं। अगर आईपीओ मार्केट में मंदी हो गई और ये सब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हैं, उसके अगेंस्ट ये 10-10 साल 15 साल के मॉर्गेज के पेपर खरीद के बैठे हैं। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच ये बहुत सिंपल होता है। रोज एल्को की बैठक होती थी हमारे बैंक में। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका का बैंक 1983 से एस्टैब्लिश्ड है। वहां पर ऐसे बड़े बचकाने से जैसे आप बता रहे हैं, अगर ये लूप होल रहने दिए गए तो इससे क्या, कहाँ ये पूरा सिस्टम ही ऐसा सर वहां का, या यहाँ के मैनेजमेंट से खास चूकें हो गई? नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा है, प्रॉब्लम है और अमेरिका से ही कॉन्टेजियन आ रहा है। हमारा देखिए दीपक जी, हम 20% से ज्यादा होल्ड टू मैच्योरिटी नहीं रख सकते। इस बैंक का 80% था। उससे क्या होता है, आपको आज के दिन में लॉस नहीं लेना पड़ता। अब हम क्या कहते हैं, जितनी जल्दी आप लॉस लें वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो छोटा लॉस होगा। अब जब रेट बढ़ाने लग गए, 2021 से पावल कह रहे थे हम रेट बढ़ाएंगे। मार्च पिछले साल उन्होंने रेट बढ़ाने शुरू किए। 1 साल पूरा यूएस बैंकिंग बैठा हुआ है। $620 बिलियन का अनरियलाइज लॉस हो गया दीपक जी। 620 बिलियन डॉलर, वो किसी के पास पैसा नहीं अगर आज चुकाना पड़े। और ये रेगुलेटर क्या कर रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं पोजीशंस कटवाई। अब 2008 याद करिए, वाईबी रेड्डी आरबीआई के गवर्नर थे। रियल एस्टेट में उन्होंने 150% कैपिटल लगा दिया। बैंक्स निकल गए रियल एस्टेट से। टाइम पे किसको घाटा हुआ, एनबीएफसी को हुआ, या वो सीधा जो उन्होंने एनसीडी उठाए थे। ऐसे 2013 में सुब्बाराव ने क्या किया, उर्जित पटेल ने क्या किया। आरबीआई बहुत आगे है इस माहौल में। बिल्कुल, हमारा बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहता है। ये मैं कहूंगा रेगुलेटरी फेलियर है, मल्टीपल डिकेड पॉलिसी फेलियर है और इनकॉम्पिटेंट डेल्यूशनल मैनेजमेंट चला रहे थे। इतना बड़ा, इनके हाथ में $200 बिलियन, बच्चों के हाथ में बिल्कुल माचिस और पटाखे देने की बात थी, फूटना चाहिए और वो फूट गया। एब्सोल्युटली सर, आपकी जो बातें हैं ना सर, वो आंखें खोलने वाली हैं। जो लोग आंख बंद करके ये सोचते हैं ना कि अमेरिका है तो वहां पर सब कुछ अच्छा है, वहां तो स्वर्ग है,
जॉब्स के लिए स्वर्ग है, इंसानियत के लिए स्वर्ग है, मैनेजमेंट, बैंकिंग, सबके लिए स्वर्ग है। ये आंख खोलने वाली बातें हैं कि इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है अमेरिकन सिस्टम का, और कैसे बच्चों जैसी गलतियां वहां पर की गई हैं। सर जैसा बता रहे हैं कि दशकों से ये प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन लग रहा है कि सबने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और नतीजा सबके सामने है। प्रॉब्लम यह है, इसका खामियाजा जो है वो दुनिया भर के लोग भुगतते हैं, इसलिए थोड़ा सा चिंताएं बढ़ जाती हैं। अशांक सर, अब आज की डेट में दो तरह की जॉब्स कही जाती हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष जॉब तो सीधा सीधा जॉब ले ली। अब आजकल कॉन्फिडेंस इतना आ गया है एम्प्लॉइज में कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, नौकरी चलेगी तो अपना काम शुरू करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे। अब हर तरह की जॉब जो है सरकार भी अब कहती है कि भाई आपको सीधे जॉब देने की आवश्यकता नहीं है लेने की, आप जॉब्स दीजिए, आप जॉब देने वाले बनिए। तो इस पूरे के पूरे एपिसोड के बाद सर जॉब सेंटिमेंट्स का क्या होगा सर, मैं अगर हिंदुस्तान की अगर बात करूं। अच्छा, आप हिंदुस्तान की जॉब सेंटिमेंट की बात करें? यस सर। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो संकट आया है एसवीबी का, एक एसवीबी का उनका जो भी अफेयर हो, अभी बात हुई उसकी, उनके जो मिसमैनेजमेंट हो उससे हो सकता है, या रेगुलेशन का हो सकता है, वो अलग बात है। मगर स्टार्टअप का जो प्रॉब्लम आ गया है वो इसेंशियली लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। अब समझ गया जी, उनका प्रॉब्लम लिक्विडिटी का है, जब तक ये डिपॉजिटर्स इश्यू सॉल्व नहीं हो जाए। तो समझो अभी एक बात हो रही है कि डिपॉजिटर्स विल बी वेल कवर्ड, एटलीस्ट 60-70% तो आज बोल ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उससे भी अच्छा नंबर आ सकता है। अब जब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट को अभी एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए कि ये जो एक 1000 स्टार्टअप आपने जब जैसे बात की अभी अफेक्टेड है, तो उनके लिए लिक्विडिटी का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट कम करने के लिए जैसे बात की है फेड ने, वैसी ही बात यहां होनी जरूरी है, जिसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जॉब पे इंपैक्ट बहुत कम होगा। मगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कंटिन्यू रह गया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उनको जॉब का इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि उनको फिर ऑपरेशंस कम करने पड़ेंगे, उनको ले ऑफ देना पड़ेगा। ये तो बात अभी इनिशिएटिव की है। जी हाँ, जी। आज हम स्टार्टअप को सपोर्ट कर सकते हैं जिनके अफेक्टेड है उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम के लिए, ये जरूरी है। तो बिल्कुल। जॉब का इम्पैक्ट कितना होगा, वो लिक्विडिटी क्राइसिस कैसे सॉल्व करेंगे उस पर है। एब्सोल्युटली सर, मुझे या तो बहुत कम होगा इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि चाहे छोटा इंपैक्ट हो भारत के लिए या बड़ा इंपैक्ट हो, एक इंपैक्ट एनालिसिस तो भारत को करना ही चाहिए कि वहां से कितना आ रहा है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट इंपैक्ट शायद उतना ज्यादा उतने बड़े स्केल पर ना हो, लेकिन सेंटिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर मलिक, सेंटिमेंट जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं और जो पूरा मीडिया में भरा पड़ा है कि वीसी क्या अब एक नए स्टार्टअप में पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा, या लगाएगा तो वो ज्यादा कंजर्वेटिव होगा क्या, वो फूंक फूंक कर कदम रखेगा क्या। हिंदुस्तान में अगर किसी छोटे से शहर में टियर 3 टियर 4 शहर का एक छोटा सा एक एंटरप्रेन्योर उभरता हुआ, वो सोचे कि मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल सीड कहीं से आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरे हुए हों इस पूरे एपिसोड के बाद। आप कैसे देख रहे हैं इस समय सर, एक वीसी की मानसिकता क्या है सर? देखिए दीपक जी, मैं नहीं मानता कि ये कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। देखिए स्टार्टअप्स में 2015 ले लीजिए, 2020 ले लीजिए, स्टार्टअप्स में है ना हमेशा छोटा सा भी सेंटिमेंट लॉस होता है तो स्टार्टअप्स हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं शायद हमारा लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। देखिए जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं वो हमेशा रहेंगे, और इस केस में स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें स्टार्टअप्स की कहीं गलती नहीं है। अगर आप देखें, दिस इज अ फेलियर ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर आप एक और चीज देखिए, इसमें एक अच्छी बात क्या है, ग्लोबली हम जो आरबीआई के लिए बोलते हैं कि आरबीआई बहुत ज्यादा सख्त है, आरबीआई के लॉज बहुत ज्यादा सख्त हैं, ये एक आरबीआई की भी बहुत ही जबरदस्त पैट ऑन द बैक है कि आरबीआई ने जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का सोचती है, आरबीआई जिस तरीके से हमारे छोटे निवेशक और एसएमईज और एंटरप्राइजेस और डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट संभालने की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरी दुनिया के लिए कि
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे हिंदुस्तान का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, उनका जो सतर्कता है, उनके जो रेगुलेशंस हैं, और हमारे देश में बैंकिंग लाइसेंस मिलना क्यों मुश्किल है, और जब मिलता है तो उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। और ये जैसे बग्गा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि बैंकिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास 5 से 6 महीने से आपके पास कोई रिस्क का कोई चीफ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टार्टअप्स पहले भी थे, मुश्किलात आएंगी, आगे भी रहेंगे, और इस स्पेसिफिक केस में स्टार्टअप्स की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बहुत बहुत सकारात्मक हूं कि अमेरिकन सरकार इसमें स्टेप इन करेगी और एक एक पैसा वापस देगी। एब्सोल्युटली सर, चैलेंजेस को अगर फेस नहीं किया तो फिर स्टार्टअप में उतरने का फिर मतलब क्या है। तो उसी तरह का एक चैलेंज है, एक छोटा सा हर्डल, छोटा या बड़ा जो भी कहें, एक हर्डल है, इसे पार जरूर पाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन एक चकल्लस जो है ना रह गई आप लोगों के साथ। 5 दिन पहले ही फोर्ब्स ने इससे शानदार बैंक बताया था, रेटिंग भी बढ़िया दी गई थी। तो ये कहानी फिर कभी, इसका इशारों में हमारी भारत सरकार ने रेटिंग को लेकर अपना एक सेंटिमेंट भी दिया है, लेकिन वो हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। फिलहाल आज की जो चर्चा रही, बड़ा मजा आया। आप इसे विजुअल ग्रंथावली कह सकते हैं या एक पॉकेट, इसे आप रेफरेंस कह सकते हैं इस पूरी चर्चा को, जिसको भी एसवीबी संकट के बारे में आज, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देखना हो, ये चर्चा जरूर सुन ले। बग्गा सर, संक्षेप में कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कहूंगा दीपक जी, इतने अच्छे एक्सपर्ट थे आपके, मैं तो कहूंगा ये 1 घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए था। देसाई साहब, मलिक साहब से मुझे और बहुत पूछना था और सीखना था। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया, इसको जरूर आप रिपीट करिए जल्दी। थैंक यू सर, को फिर बुलाइए, बहुत कुछ है इसमें। सर आपसे आइडिया लेके इसका पार्ट 2 करते हैं सर, जल्दी इसको फटाफट से। थैंक यू सो मच। लेकिन आप तीनों ने इस शो में जान डाली, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा अशांक सर कुछ अच्छा ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगा अशांक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सर अजय बग्गा सर, थैंक यू अशांक सर, थैंक यू डॉक्टर रितेश मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए। जैसा कि बग्गा सर ने सजेस्ट किया है, पार्ट 2 लेकर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक लिए इजाजत दें, नमस्कार।